हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं गायनेकोलॉजी में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में। और आज का वीडियो हमारा बेसिकली होने वाला है फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इनफर्टिलिटी का डेफिनेशन क्या है। तो बोला गया है, इनफर्टिलिटी इज डिफाइंड एज द फेलियर टू कंसीव आफ्टर 1 or more ईयर्स ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस। क्या बोला गया है बेसिकली कि इनफर्टिलिटी क्या है कि फेलियर टू कंसीव, मतलब क्या हो रहा है कि जो फीमेल है वो कंसीव नहीं कर रही है आफ्टर 1 or more ईयर्स ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस, मतलब विदाउट यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस वो क्या हो रही है, कंसीव नहीं कर पा रही है फॉर 1 or more ईयर्स। देन सच कंडीशन इज नोन एज इनफर्टिलिटी। वहीं पे कुछ और टर्म्स इसके रिलेटेड आते हैं, दैट इज द स्टरलिटी। तो स्टरलिटी बेसिकली क्या होता है कि इट इज द एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ इनएबिलिटी टू कंसीव, मतलब कि जब जो कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि फीमेल बेसिकली कभी कंसीव ही नहीं कर सकती, ये प्रूव हो चुका है, परमानेंटली वो अनेबल है कंसीव करने के लिए, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग स्टेरिलिटी बोलते हैं। लेकिन इनफर्टिलिटी की कंडीशन में किसी न किसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पे कंसीव करा सकते हैं। वहीं पे नेक्स्ट चीज बोला गया कि इनफर्टिलिटी जो है इट इज रिलेटिव स्टेट ऑफ फेलियर टू कंसीव। ठीक है, तो दो अलग चीज हो जाता है। स्टेरिलिटी मतलब क्या, एब्सोल्यूट स्टेट है, मतलब कि इसमें कोई चांसेस ही नहीं है कंसीव करने का। लेकिन इनफर्टिलिटी जो होता है रिलेटिव स्टेट हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि अनेबल होते हैं कंसीव करने के लिए फॉर आफ्टर 1 or more ईयर ऑफ रेगुलर क्वाइटस अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस, लेकिन इंस्टेड ऑफ कि कभी कंसीव ही नहीं कर सकते, इसमें यहाँ पे चांसेस हैं। अब नेक्स्ट चीज आता है, दैट इज द टाइप्स की बात कर लेते हैं इनफर्टिलिटी के। तो इनफर्टिलिटी के बेसिकली दो टाइप्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, दैट इज द प्राइमरी इनफर्टिलिटी एंड द सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। अब बेसिकली प्राइमरी इनफर्टिलिटी क्या होता है कि व्हेन द कंसेप्शन हैज नेवर अकर्ड, मतलब कि ऐसी कंडीशन जिसमें जो फीमेल है उसने कभी आज तक कंसीव ही नहीं कहा किया हो, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी। वहीं पे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या होता है कि जब फीमेल होती है उसमें कॉन्सेप्शन हैज फेल टू अकर आफ्टर अ स्टेट ऑफ फर्टिलिटी, मतलब कि उसमें क्या होता है कि फीमेल ने पहले कंसीव किया था, पहले उसने चाइल्ड को जन्म भी दे चुकी है, लेकिन अगेन वो अब कंसीव करना चाहते हैं लेकिन कंसीव नहीं कर पा रही, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। तो बेसिकली आज हम फीमेल इनफर्टिलिटी की बात करते हैं कि फीमेल इनफर्टिलिटी में मेन कॉजेस क्या है जिसकी वजह से फीमेल में इनफर्टिलिटी की कंडीशन देखने को मिलती है। तो इसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले आता है ओवेरियन कैटेगरी, जो कि 30 to 40% होता है। फिर आता है ट्यूबल फैक्टर्स, जो कि 25 to 35% वुमेन में देखने को मिलता है। पेरिटोनियल रीजन से भी हो सकता है, जो कि 25 to 35 वुमेन्स में देखने को मिलता है। और यूट्राइन फैक्टर्स हो सकते हैं, सर्वाइकल फैक्टर्स हो सकते हैं, या फिर वेजाइनल फैक्टर्स हो सकते हैं। अब हम हर एक फैक्टर्स के बारे में इंडिविजुअली बात करेंगे कि जैसे ओवेरियन फैक्टर की बात की, तो ओवेरियन फैक्टर में कौन कौन से चीजें आते हैं जिसके कारण यहाँ पे देखने को मिल सकता है इनफर्टिलिटी। तो ओवेरियन फैक्टर की जब हम बात करते हैं तो ओवेरियन फैक्टर में सबसे मेन चीज बोला गया कि एनओव्यूलेशन, मतलब कि ऐसी कंडीशन जिसमें जो फीमेल है उसके मेंसेस तो चल रहे हैं लेकिन ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अनओव्यूलेशन। दूसरा आता है ल्यूटियल फेज डिफेक्ट। ल्यूटियल फेज डिफेक्ट क्या होता है बेसिकली कि जो ल्यूटियल फेज होता है ओवेरियन या फिर एंडोमेट्रियल साइकिल फेज चलते समय मेंस्ट्रुअल फेज में, उस कंडीशन में क्या होता है कि जो कार्पस ल्यूटियम होता है वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, जिससे क्या होता है कि जो हमारा एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो थिकन होती है। तो अब क्या होता है ल्यूटियल फेज डिफेक्ट में कि जो कार्पस ल्यूटियम होता है या तो अनेबल होता है फॉर द सिक्रेशन ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन, या फिर किसी कारण से कार्पस ल्यूटियम ही अच्छे से तैयार नहीं हो पाता, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज डिफेक्ट। वहीं पे नेक्स्ट चीज आता है ल्यूटिनाइज्ड अनरप्चर्ड फॉलिकुलर सिंड्रोम, मतलब इसमें क्या हो रहा है कि जो फॉलिकल्स है वो ल्यूटिनाइज ही नहीं, रप्चर ही नहीं हो पा रहे, तो इस कंडीशन क्योंकि जब तक रप्चर नहीं होंगे तब तक उसमें से ओवर रिलीज नहीं होगा, ये ओवर रिलीज नहीं होगा तो वो स्पर्म के साथ यूनाइट नहीं होगा और वहां पे बेबी का कंसीव नहीं हो पाएगा। फिर आता है नेक्स्ट चीज डिक्रीज्ड ओवेरियन रिजर्व एंड द रेजिस्टेंट ओवेरियन सिंड्रोम, मतलब क्या हो गया कि डिक्रीज ओवेरियन रिजर्व, मतलब कि जो फीमेल है उसके जो ओवरीज है उसमें ही ओवरियन जो रिजर्व होता है बेसिकली वो कम हो, या फिर जो ओवरी हो वो रेजिस्टेंट हो। इन सभी डिफरेंट डिफरेंट ओवेरियन फैक्टर की वजह से यहाँ पे हमें इनफर्टिलिटी कंडीशन देखने को मिल सकती है विद इन द फीमेल।
नेक्स्ट आता है दैट इज द ट्यूबल फैक्टर। ट्यूबल फैक्टर दैट इज हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, फेलोपियन ट्यूब की। तो ट्यूबल फैक्टर में सबसे मेन चीज पहले बोला गया है कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। क्या हो सकता है ट्यूबल फैक्टर में सबसे मेन चीज, किसी कारण से जो हमारा फेलोपियन ट्यूब है उसमें क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। इसमें क्या क्या चीजें हो सकता है, तो पेरीट्यूबल एडेशन, जो ट्यूब है उनके दोनों वॉल अपोजिट वॉल्स के हो एडहेयर हो गए हो उसकी वजह से, या फिर प्रेवियस ट्यूबल स्टरलाइजेशन, मतलब कुछ फीमेल्स में क्या होता है कि वो पहले लाइगेशन करा चुके होते हैं और फिर कैनलाइजेशन करवाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी कभी कभी वहाँ पे कंसीव नहीं कर पाते। सल्पेंजाइटिस, मतलब कि जो फेलोपियन ट्यूब है उसमें कुछ इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो गई हो, या फिर ट्यूबल एंडोमेट्रियोसिस हो, मतलब कि जो एंडोमेट्रियम के जो सेल्स है वो जाके फेलोपियन ट्यूब में ग्रो कर रहे हो, तो इसके वजह से हो सकता है, या फिर ट्यूबल पॉलिप्स, मतलब कि ट्यूब के अंदर पॉलिप्स जनरेट होगा। तो इन सभी कंडीशन में भी क्या होता है, वहाँ पे इनफर्टिलिटी कंडीशन देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे पेरिटोनियल फैक्टर में पेरिट्यूबल एडिशन या फिर एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसमें भी क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम के जो सेल्स है वो अलग अलग रीजन में जाके क्या करते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं, जिसके वजह से भी इनफर्टिलिटी की कंडीशन जनरेट हो सकती है। वहीं पे नेक्स्ट चीज आता है दैट इज द यूट्राइन फैक्टर। यूट्राइन फैक्टर की जब हम बात करते हैं तो इसमें आता है सबसे पहले यूट्राइन हाइपोप्लेजिया। यूट्राइन हाइपोप्लेजिया होता क्या है बेसिकली कि जो यूट्रस है उसके जो एंडोमेट्रियल वॉल है उसको अच्छे से वेल डेवलप होना चाहिए, उसमें हाइपरप्लेजिया होना चाहिए, ताकि वहाँ पे जो हमारा फीटस है वो क्या कर सके, इम्प्लांट कर सके, एम्ब्रियो इम्प्लांट हो सके। लेकिन अगर वो एंडोमेट्रियम ही वेल डेवलप नहीं हो रहा है, अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रहा, तो इसकी वजह से इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता, जिसके कंडीशन में भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। इनसफिशियंट सिक्रेटरी एंडोमेट्रियम, फाइब्रॉइड यूट्रस, मतलब कि यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड स्ट्रक्चर्स हो गए हों, या फिर कॉनिक एंडोमेट्रियाटिस मेनली ट्यूबरकुलर। ठीक है, मतलब कि क्या हो रहा है कि एंडोमेट्रियम का बहुत लंबे समय से क्या हो रहा है, वहाँ पे इन्फेक्शियस कंडीशन चल रहे हैं, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन चल रहे हैं, तो ऐसे में भी वहाँ पे इम्प्लांटेशन पॉसिबल नहीं हो पाती। इसके बाद बोला गया कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ द यूट्रस, जो कि हम यूट्रस के मालफॉर्मेशन की बात करें तो सेप्टेड यूट्रस हो गया। तो ऐसे कंडीशन में भी क्या होता है, वहाँ पे अच्छे से इन्वायरमेंट नहीं मिलता एम्ब्रियो को इम्प्लांट होने के लिए या फिर ग्रो करने के लिए, तो वहाँ पे भी इनफर्टिलिटी की कंडीशन देखने को मिल सकती है। वहीं पे एसरमैन सिंड्रोम भी देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। वहीं पे सर्वाइकल फैक्टर की बात करें तो सर्वाइकल फैक्टर में दो चीजें आती है, एक होता है एनाटॉमिकल कंडीशन, दूसरा आता है फिजियोलॉजिकल कंडीशन। एनाटॉमिकल कंडीशन की बात करें तो कंजेनाइटल इलैंगेशन ऑफ द सर्विक्स, मतलब कि जो सर्विक्स है वो क्या होता है, कंजेनाइटली मतलब जन्म से ही क्या होता है, थोड़ा लॉन्ग रहता है, मतलब कि जितना उसका नॉर्मल साइज होना चाहिए उसके कंपैरिजन में बड़ा होता है, जिसके वजह से जब उसमें स्पर्म का डिपोजिशन होता है तो स्पर्म ज़्यादा से 90% स्पर्म वहीं पे अधेयर हो गए या फिर वहीं पे किल ऑफ हो जाते हैं, या फिर वो पास ही नहीं कर पाते सर्वाइकल रीजन्स को। सेकेंड डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स हुआ तो ऐसे कंडीशन में भी स्पर्म आगे बढ़ नहीं पाते। रेट्रोवर्टेड यूट्रस कंडीशन हो तो ऐसे में या फिर पिन होयल ओएस है उसमें उतना स्पेस ही ना हो जिससे स्पर्म पास हो सके, या फिर वहाँ पे सर्वाइकल म्यूकोजा जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो, तो वो क्या करेंगे, स्पर्म के मोटिलिटी को प्रिवेंट करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी वहाँ पे इनफर्टिलिटी देखने को मिल सकती है। वहीं पे ऑक्लूजन ऑफ सर्वाइकल कैनाल बाय पॉलिप, सेम जैसे हम लोगों ने फेलोपियन ट्यूब में देखा था कि अगर सर्वाइकल कैनाल में भी पॉलिप हो गया तो वो क्या करेगा, स्पर्म को एंटर ही नहीं करने देगा, तो ऐसे कंडीशन में भी वहाँ पे क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया सर्वाइकल फैक्टर में एनाटॉमिकल कंडीशन। वहीं पे फिजियोलॉजिकल कंडीशन की बात करते हैं तो स्कैंटिस सर्वाइकल म्यूकोजा और द एक्सेसिव विस्कस सर्वाइकल म्यूकस। ठीक है, क्या होता है कि या तो सर्वाइकल म्यूकोजा बहुत कम हो जाए या तो बहुत ज़्यादा हो जाए, या फिर जो विस्कोसिटी है सर्वाइकल म्यूकोजा की वो बहुत ज़्यादा हो जाए, तो ये सभी भी क्या करते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी को प्रिवेंट करते हैं। वहीं पे प्रेजेंस ऑफ एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज, जो हमारा सर्वाइकल म्यूकोजा है अगर वहाँ पे या फिर सर्विकल एरिया है वहाँ पे एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज रहेंगे तो वो क्या करेंगे, हमारे स्पर्म्स को किल कर देते हैं, जिसकी वजह से यह स्पर्म जो है वो हमारे ओवम को फर्टिलाइज ही नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी इनफर्टिलिटी वहाँ पे जनरेट हो सकती है। वहीं पे वेजाइनल फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो वेजाइनल फैक्टर में आता है वेजाइनल अट्रेसिया हो सकता है, या तो ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम, या फिर सेप्टेड वेजाइना देखने को मिल सकता है। जैसे हम लोग ने सेप्टेड यूट्रस देखी तो कंडीशन, वैसे सेप्टेड वेजाइनल कंडीशन में भी ये चीजें देखने को मिल सकती। नैरो वेजाइनल इंट्राइटस, नैरो वेजाइनल इंट्राइटस में क्या होता है कि बेसिकली वो कॉपलेट नहीं कर पाते, डिस्पेरियोनिया होने लगता है, मतलब कि क्वाइटस के समय पेनफुल क्वाइटस होता है, तो ऐसी कंडीशन में भी वहाँ पे हो सकता है। या फिर वेजिनाइटिस की कंडीशन, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ वेजाइना हो, तो ये
सभी चीज़ें कहीं न कहीं क्या करते हैं, फीमेल में इनफर्टिलिटी की कंडीशन को जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन इन फीमेल इनफर्टिलिटी की बात करें तो सिस्टमिक अप्रोच किस तरह से रहेगा कि जैसे ही पेशेंट हमारे ओपीडीज में आ रही है तो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पेशेंट की हिस्ट्री लेना और उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करना। और पेशेंट की हिस्ट्री में भी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। कि मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में क्या लेना है कि रेगुलर साइकिल्स है कि नहीं, या फिर अगर रेगुलर साइकिल है तो वो क्या इंडिकेट करेंगे कि ओव्यूलेशन है कि नहीं। और कभी-कभी क्या होता है कि अनओव्यूलेटरी साइकिल भी देखने को मिलता है, तो उसको भी रूल आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए हम आगे पढ़ेंगे कि वहाँ पे फॉलिकुलर स्टडी भी हम लोग करते हैं। पेशेंट की वेट और वीएमआई देखना जरूरी है, क्योंकि अगर पेशेंट ही माल नरिश्ड रहेंगे तो उसमें हाइपोप्लेजिया की कंडीशन देखने को मिलेंगे यूटेरस में, जो कि बेसिकली प्रिवेंट करती है फर्टिलिटी को। फिर हिर्सुटिज्म देखने को मिल सकता है, एक्ने, मतलब कि ये सारी चीजें भी अगर पेशेंट में देखने को मिले तो कहीं ना कहीं वहाँ पे पीसीओएस पीसीओडी की कंडीशन हो सकती है, तो उसको भी रूल आउट करना है बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई साइको सेंसरी कंडीशन हो सकती है, मतलब साइकिक कंडीशन हो सकती है, जिसके वजह से भी ये चीजें देखने को मिलती हैं। वहीं पे थायराइड जो है, थायराइड टेस्ट करना चाहिए, प्रोलैक्टिन रिलेटेड जो सिम्टम्स है वो सभी चेक करना चाहिए, या फिर कोई पास्ट पेल्विक इन्फेक्शंस या कोई सर्जरीज नहीं कराया है, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है फीमेल से हिस्ट्री लेनी चाहिए, और इन सारी चीज़ों का एग्जामिनेशन भी क्लिनिकल बेसिस पे करना चाहिए। नेक्स्ट चीज आ जाए कि हम लोग ने क्या देखा कि ओव्यूलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ओव्यूलेटरी फैक्टर हम लोग ने देखा था। तो ओव्यूलेटरी फैक्टर में हमें क्या करना पड़ेगा, ओव्यूलेशन के बारे में पता करना पड़ेगा कि ओव्यूलेशन सही से हो रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले करते हैं सीरम प्रोजेस्टेरॉन टेस्ट इन द डे ऑफ द 21 इन द 28 डे साइकिल। ये इंपॉर्टेंट है कि जब ओव्यूलेटरी टेस्ट करते हैं तो उसमें हम लोग सीरम प्रोजेस्टेरॉन टेस्ट करते हैं। कब करते हैं ये, डे 21 इन द 28 डे साइकिल, क्योंकि डे 14 पे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। उसके बाद 3-4 दिन 5 दिन में क्या होता है, जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम है वो अच्छे से जनरेट होता है। तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहा है कि नहीं, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी क्या हो पाएगा, वहां पे जो एम्ब्रियो है इम्प्लांट हो पाएगा, क्योंकि अगर एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो वो क्या होगा, अगले मेंसेस में बाहर आ जाएगा। इसीलिए डे 21 ऑफ द 28 डेज साइकिल में हम लोग क्या करते हैं, सीरम प्रोजेस्टेरॉन करते हैं। और अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन 3 नैनोग्राम पर ml आ रहा है तो ये क्या इंडिकेट करता है कि ओव्यूलेशन हो रहा है। ठीक है, अगर ये रिलीज ही नहीं होगा, मतलब ओव्यूलेशन होगा ही नहीं, तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रिपेयर ही नहीं होगा, कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनेगा, तो इससे भी हम लोग पता कर सकते हैं कि वहां पे अनओव्यूलेटरी साइकिल हो सकती है। वहीं पे यूरिन में यूरिन एलएच जो किट आता है उससे हम लोग एलएच का वैल्यू पता कर सकते हैं कि वहां पे जो एलएच है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, वो रिलीज हो रहा है कि नहीं। फिर ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी कर सकते हैं, किस लिए, बेसिकली कि फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के लिए, जिसको हम लोग फॉलिकल स्टडी के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो फॉलिकुलर स्टडी कर सकते हैं हम लोग, जो कि आफ्टर द 10th डे ऑफ द ओव्यूलेशन मेंसेस करना चालू करते हैं, फॉलिकुलर स्टडी। ठीक है, आफ्टर द 10th डे ऑफ द, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हर अल्टरनेट डे या डे टू डे बेसिस पे हम लोग ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करते हैं। उसमें देखते हैं कि फॉलिकल्स का ग्रोथ किस तरह से हो रहा है, फॉलिकल रप्चर हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें उसमें मॉनिटर किया जाता है। नेक्स्ट चीज आता है बेसल बॉडी टेम्परेचर, जो कि क्या इंडिकेट करता है कि जब ओव्यूलेशन होता है तो ऐसी कंडीशन में जो फीमेल का बॉडी होता है उसके बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। सीरम एफएसएच, एलएच, एस्ट्रेडियोल, एंटीमुलेरियन हार्मोन, ये सभी चेक करते हैं फॉर द ओवेरियन रीजन। और ओवेरियन रीजन कब नॉर्मल पता चलेगा, तो बेसिकली अगर इसका वैल्यू लेस देन 0.5 to 1 नैनोग्राम पर ml आ रहा है, तो इससे ये क्या इंडिकेट करता है कि लो ओवेरियन रिजर्व होता है। ऐसी कंडीशन में भी वहां पे क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी की कंडीशन देखने को मिल सकती है। वहीं पे टीएसएच, प्रोलैक्टिन लेवल्स को भी हम लोग चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रोलैक्टिन है वो भी क्या करता है, हमारे जो फर्टिलिटी है उसको हैम्पर करता है, फर्टिलिटी नहीं होने देता है। जैसा हम लोग देखते हैं आफ्टर द, जब इन्फेंट जन्म लेता है, जैसे ही प्रेग्नेंट वुमेन में क्या होता है, डिलीवरी होता है, तो उसमें प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ रहता है। तो ऐसे कंडीशन में 6 मंथ तक क्या होता है, वहाँ पे ओव्यूलेशन अच्छे से नहीं होता है, या फिर वो कंसीव करने के लिए उतना रेडी नहीं रहते। तो इसलिए प्रोलैक्टिन लेवल भी चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये हम लोग ने किसका देख लिया, ओव्यूलेटरी फैक्टर को रूल आउट करने के लिए देख लिया। वहीं पे दूसरा हम लोग ने क्या देखा था, ट्यूबल फैक्टर। तो ट्यूबल फैक्टर के लिए हम लोग ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट करते हैं कि जो हमारा ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब है, उसमें किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट। इसमें हम लोग बेसिकली करते हैं हिस्ट्रोसाल्पिंजियोग्राफी, जिसको एचएसजी बोलते हैं, जो कि विद द हेल्प ऑफ एचएसजी कैनुला करते हैं। इसमें जो यूरोग्राफिन डाई होता है उसको इंजेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द हिस्ट्रोसाल्पिंजियोग्राफ इनटू द
यूट्रस, और ये क्या करता है बेसिकली पास आउट होता है, फ्लो करता है टू द हमारा फेलोपियन ट्यूब, और जो कि जो यूरोग्राफिन हमारा डाई है ये रेडियो ओपेक होता है, तो हम उसमें एक्सरे करके पता कर सकते हैं बेसिकली कि जो हमारा ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब है, वो पेटेंट है कि नहीं, क्योंकि अगर पेटेंसी ही नहीं रहेगी तो जो ओवा है वो बेसिकली हमारे ओवरी से फेलोपियन ट्यूब में एंटर नहीं कर पाएगा, स्टमक तक, एम्पुला तक नहीं आ पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में भी हमें क्या होगा, इनफर्टिलिटी देखने को मिल सकती है, इसलिए हिस्टेरोसल्फेंजियोग्राफी भी वहाँ पे किया जाता है। ये कब किया जाता है, तो डेट 6 टू डेट 11 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। वहीं पे सोनोसल्फेंजियोग्राफी कर सकते हैं या फिर लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं विद द क्रोमोपर्ट्यूबेशन। ठीक है, ये भी गोल्ड स्टैंडर्ड बोला गया है। इसमें क्या किया जाता है कि कोई भी क्रोमेटिक सब्सटेंस, मतलब कोई भी कलरफुल सब्सटेंस बेसिकली एंडोमेट्रियम में इंसर्ट किया जाता है और उसको लेप्रोस्कोपी व्यू देखने के लिए किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ये किस लिए किया जाता है, एंडोमेट्रियोसिस, एडेशन या फिर ट्यूबल ब्लॉक को रूल आउट करने के लिए ये सारी चीजें हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा अभी तक ओव्यूलेटरी फैक्टर, ट्यूबल फैक्टर। अब हम बात करते हैं यूट्राइन फैक्टर के बारे में। तो यूट्राइन फैक्टर में जो कोई एनाटॉमिकल माल फॉर्मेशन ना हो, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं या फिर हिस्टेरोस्कोपी कर सकते हैं, जिससे हमें पॉलिप, सेप्टम है या फिर नहीं सेप्टेड यूट्रस है कि नहीं, यूट्रस में कहीं एडेशन है कि नहीं, इन सारी चीज़ों को रूल आउट कर सकते हैं। इसमें मेन चीज़ बताया गया है कि हम लोग सेलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी भी करते हैं। नेक्स्ट चीज आता है सर्वाइकल फैक्टर। सर्वाइकल फैक्टर में हम लोग जो हम लोग ने देखा था एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज रहती है, तो उसको रूल आउट करने के लिए वहाँ पे पैप स्मेयर कर सकते हैं या फिर पोस्ट कॉइटल टेस्ट कर सकते हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा रेयरली यूज़ किया जाता है। तो ये बेसिकली यहाँ पे सर्वाइकल फैक्टर के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैप स्मेयर करते हैं, जिसमें हम लोग म्यूकोजा की थिकनेस, विस्कोसिटी या फिर म्यूकोजा में कोई एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज है कि नहीं, ये सारी चीज़ें करते हैं। नेक्स्ट आता है एडिशनल टेस्ट की बात करें, तो एडिशनल टेस्ट में हम लोग एंडोमेट्रियल बायोप्सी कर सकते हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा रेयर है, या फिर हार्मोनल पैनल कर सकते हैं, मतलब कि हार्मोन की स्टडी कर सकते हैं कि हार्मोन्स कौन से कितने कब सर्ज हो रहा है, कब सर्ज नहीं हो रहा है, जितना है होना चाहिए उतना है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हार्मोनल जो स्टडी है वो कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इनफर्टिलिटी में जो इन्वेस्टिगेशन हमें करने को रहते हैं विद इन द फीमेल। अब आता है मैनेजमेंट की बारी। मैनेजमेंट में बेसिकली गाइडलाइंस ऑफ मैनेजमेंट जो होता है किस पे डिपेंड करता है, बेसिकली कि जो फीमेल है वो उसकी एज क्या है, कब से बेसिकली इनफर्टिलिटी है, और क्या क्या कॉज उसमें आइडेंटिफाई हुए हैं, जैसे कि ओवेरियन कॉज है या ट्यूबल कॉज है, यूट्राइन कॉज है, तो उसके हिसाब से हमारा मैनेजमेंट एक्ट करता है। जैसे मान के चलो कोई भी फीमेल है उसमें ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर है, तो उसको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है, तो ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर में सबसे मोस्ट कॉमन हमें देखने को मिलता है पीसीओएस। तो जो पीसीओएस की कंडीशन है उसमें हम लोग सबसे मेन चीज करते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और वेट रिडक्शन, क्योंकि ज्यादातर जो पीसीओएस की कंडीशन देखने को मिलते हैं वो ज्यादातर ओबेस पेशेंट में ही देखने को मिलते हैं, तो वेट रिडक्शन करने के लिए बोला जाता है। उसके बाद ओव्यूलेशन इंडिकेशन ड्रग्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि लेट्रोजोल, जो कि फर्स्ट लाइन ड्रग हमें देखने को मिलता है, जो कि ओव्यूलेशन कराने में मदद करता है। वहीं पे क्लोमिफेन सिट्रेट, इगोनाडोट्रोपिन्स का यूज किया जा सकता है, या फिर लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग कर सकते हैं इन सिलेक्टेड केसेस। मान के चलो किसी में क्या हो रहा है कि जो हमारा फॉलिकल्स है वो अच्छे से डेवलप तो हो रहा है, लेकिन जो एलएच सर्च के बाद भी वहां पे वो ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, तो ऐसे कंडीशन में लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग करके भी ओव्यूलेशन कराया जा सकता है। वहीं पे नेक्स्ट कंडीशन आती है, मान के चलो अगर पेशेंट को हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया हो गया, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग किसका यूज करते हैं, डोपामाइन अगोनिस्ट का यूज करते हैं, जो कि प्रोलैक्टिन की कंडीशन को कम करता है, जिसमें हम लोग बेसिकली किसका यूज करते हैं, कैबारोगोलिन का या फिर ब्रोमोस्क्रिप्टिन्स का। नेक्स्ट आता है हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन है, तो हाइपोथायराइडिज्म है तो ऐसे में थायरॉक्सिन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। और अगर डिमिनिश्ड ओवेरियन रिजर्व है, जो कि हम लोग ने देखा था विद इन द ओवेरियन कॉज में, तो उसमें तुरंत हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ली आईवीएफ रिकमेंडेड है, क्योंकि डिमिनिश्ड ओवेरियन रिजर्व की कंडीशन में हम लोग ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि ओवरीज उतना अब ओवा को प्रोड्यूस न कर सके, फॉलिकल्स को प्रोड्यूस न कर सके, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग आईवीएफ क्या करते हैं, पेशेंट को सजेस्ट कर देते हैं।
वहीं पे ट्यूबल फैक्टर की बात करें तो ट्यूबल फैक्टर में अगर प्रॉक्सिमल ब्लॉक है तो उसको एचएसजी कैनुला के कैनुलेशन करवाते हैं, ठीक है, एचएसजी के थ्रू कैनुलेशन करवाते हैं। या फिर अगर डिस्टल ब्लॉक्स है तो उसमें हाइड्रोसल्पिंग्स है, मतलब तो ऐसे कंडीशन में लेप्रोस्कोपिक एडोलियोसिस या फिर सल्पिंजेक्टोमी करवा सकते हैं। या फिर सेवर ट्यूबल डिसीज है तो ऐसे में हम लोग आईवीएफ की जो है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, क्योंकि अब सीवियर ट्यूबल डिसऑर्डर है, मतलब कि पूरा ट्यूब ही ब्लॉक है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि जो ओवम है या फॉलिकल्स है वो तैयार तो हो रहा है लेकिन वो हमारे यूट्रस तक नहीं आ पा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग आईवीएफ ही रिकमेंड करते हैं। तो सेवियर ट्यूबल डिजीज में क्या है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, आईवीएफ। तो प्रॉक्सिमल ब्लॉक है तो एचएसजी कैनुलेशन कर सकते हैं, डिस्टल ब्लॉक में सल्पिंजेक्टोमी कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग को क्या चॉइस मिलता है यहाँ पे, आईवीएफ। नेक्स्ट चीज आता है दैट इज द यूट्राइन फैक्टर। यूट्राइन फैक्टर में अगर वहां पे क्या है, सेप्टेट यूट्रस है, सेप्टेट यूट्रस की कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, हिस्टेरोस्कोपिक सेप्टर रिसेक्शन करते हैं, मतलब कि जो सेप्टेट यूट्रस है, जो सेप्टम है उसको क्या किया जाता है, रिसेक्शन किया जा सकता है। अगर फाइब्रॉइड है और फाइब्रॉइड सब म्यूकोजल है तो हिस्टेरोस्कोपिक मायोमेक्टोमी कर सकते हैं, मतलब जहां पे भी फाइब्रॉइड है उस मसल एरियाज को ही निकाल देना। फिर पॉलिप्स है तो पॉलिपेक्टोमी कर सकते हैं, या फिर एशरमैन सिंड्रोम की कंडीशन में हम लोग एस्ट्रोजन थेरेपी वहां पे प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दैट इज द सर्वाइकल फैक्टर। सर्वाइकल फैक्टर में बेसिकली हम लोग ने क्या देखा कि इन्फेक्शियस कंडीशन ज़्यादातर होती है, तो ऐसे में इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए बोला गया है, या फिर इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन को यूज़ करने के लिए बोला गया है, जो कि सर्वाइकल प्रॉब्लम्स को बाईपास करता है। क्योंकि अगर म्यूकस बहुत ज़्यादा है, म्यूकस कम है, या फिर जो म्यूकस की विस्कोसिटी है ज़्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में इन्फेक्शन को ट्रीट करने के बाद भी अगर ये कंडीशन जनरेट है तो ऐसे कंडीशन में इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन ही बेस्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट मानी जाती है। नेक्स्ट आता है दैट इज द एंडोमेट्रियोसिस मैनेजमेंट। एंडोमेट्रियोसिस के मैनेजमेंट में बेसिकली अगर एंडोमेट्रियोसिस मिनिमम है या फिर माइल्ड है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, लेप्रोस्कोपिक एल्बेशन या फिर आईयूआई उसके साथ कर सकते हैं, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। या फिर मॉडरेट टू सेवियर है तो ऐसे कंडीशन में जो भी एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन है उसको सर्जिकल करेक्शन करवा सकते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो आईवीएफ की भी यूज कर सकते हैं। और मान के चलो ये सभी रीजन नहीं है तो ऐसे कंडीशन में अगर अनएक्सप्लेन पर इनफर्टिलिटी है तो एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट करना चाहिए यंग कपल्स के लिए, ओव्यूलेशन इंडक्शन करना चाहिए, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन करना चाहिए, ताकि अगर मान के चलो अगर कुछ प्रॉब्लम किसमें हमारे ओवम में है तो ओवुलेशन को इंडिकेट करना, इंडक्शन करवाना चाहिए, ओवुलेशन करवाना चाहिए। या फिर अगर मान के चलो इस मेल में कोई प्रॉब्लम दिख रही है तो ऐसे में इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन करना चाहिए, अगर स्पर्म में कोई मोटिलिटी प्रॉब्लम है तो इस कंडीशन में। और अगर कुछ भी ना हो पाए तो आईवीएफ का यूज करना चाहिए अगर कोई भी सक्सेस देखने को नहीं मिल रहा है तो। नेक्स्ट आता है हम लोग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज का यूज कर सकते हैं, जैसे कि एआरटीज का। अगर ये सारी चीजें अगर ऊपर की फेल हो जा रही है, ठीक है, तो जो अदर ट्रीटमेंट फेल हो रही है या फिर अनसूटेबल है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग एआरटीज मतलब कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं, जिसमें इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फिर आईसीएसआई मतलब कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं, या फिर डोनर oocyte का, मान के चलो फीमेल का oocyte अच्छा नहीं है तो ऐसे कंडीशन में डोनर oocyte यूज कर सकते हैं। या फिर मान के चलो उसका जो यूट्रस है टोटली इनकम्पेबल है टू होल्ड द, या फिर जो बेबी को इम्प्लांट करने के लिए, तो ऐसे कंडीशन में सेरोगेसी का भी यूज किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है विद इन द फीमेल इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी का आपको डेफिनेशन याद रखना चाहिए और कौन कौन से फैक्टर है वो याद रखना चाहिए। तो हमारे ओवेरियन फैक्टर हो गए, ट्यूबल फैक्टर हो गए, यूट्राइन फैक्टर हो गए, सर्वाइकल फैक्टर हो गए, वेजाइनल फैक्टर, और उनमें क्या क्या कंडीशन है उसके हिसाब से हमारा जो मैनेजमेंट होता है या ट्रीटमेंट होता है वो वर्क करता है। तो होप आपको सारी चीजें रिलेटेड टू दिस दैट इज फीमेल इनफर्टिलिटी क्लियर हो गई होंगी, उनके कॉजेस, मैनेजमेंट, सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके बावजूद भी कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में उसको और अच्छे से समझा सकूं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो का लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो का फायदा ले सकें। एंड इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।